नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। द्रमुक सांसद के बिगड़े बोल, हिंदी पट्टी के राज्यों को कहा गौमुक्त राज्य। भाजपा को 3 राज्यों में मिली जीत पर सिंथिल कुमार ने संसद में कसा अमर्यादित तंज। भाजपा सांसदों ने की माफी की मांग, अधीर ने किया किनारा और कार्ति ने कहा असंसदीय है। और सांसद के बयान से सनातन विरोधी सोच पर कटघरे में द्रमुक। एक बात आप लोगों को पहले भी मैंने कहा है कि देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नेताओं से अगर हम नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, हर पार्टी के नेता को आप देखिए कुछ ना कुछ बयानबाजी इस तरह की करते रहते हैं। तो इन्हें मुझे लगता है कि सीरियस लेने की अब जरूरत नहीं है नेताओं को। एक निशान एक विधान और एक विधान सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक व जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा। तृणमूल के सौगत राय ने एक निशान एक विधान और एक विधान को बताया राजनीतिक नारा। विपक्ष व सत्ता पक्ष में तीखी नोकझोंक। विपक्ष ने ही की जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की मांग। ये आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखते हैं कि इसकी सीमा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लगती है। और जम्मू कश्मीर की सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। ये आप लोग याद रखिएगा। ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने के हक का पुराना फैसला स्वामित्व विवाद में बाध्यकारी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वह अलग मुद्दा था। सिविल वाद की पोषणीयता पर सुनवाई शुरू। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 1940 के फैसले को उभारा। वक्फ बोर्ड ने भी रखी दलील। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए कि आप देखेंगे कि यहाँ भी ज्ञानवापी मस्जिद में भी कहा जा रहा है कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई ना, इस पर पूरा इसका इतिहास क्या है, क्या कहानी है, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, तो उसे जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी ने नमाज पढ़ने के अधिकार का 1940 में दिया गया निर्णय स्वामित्व विवाद में बाध्यकारी नहीं है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की तरफ से दीन मोहम्मद केस का उल्लेख करते हुए कहा गया कि हाईकोर्ट से 1940 में ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने का अधिकार मिला था। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह अलग मुद्दा था और इस मामले में वह फैसला बाध्यकारी नहीं है। और 1991 में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर दाखिल हुई थी आपत्ति, इसमें आप देखेंगे। वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता का कहना था कि बनारस की जिला अदालत ने 1991 में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर याचिगढ़ की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आदेश 7 नियम 11 के तहत आपत्ति दाखिल की गई। अर्जी तय न कर बाद वाद बिंदुओं पर आप देखिए सुनवाई करने की आदेश को चुनौती दी गई है। और हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2020 को केस की सुनवाई पर रोक लगा दी थी और मंदिर पक्ष से जवाब मांगा। बहस के बाद आप देखिए फैसला सुरक्षित कर लिया गया। और इसी बीच वाराणसी की अदालत में एक अर्जी दाखिल हुई जिस पर अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। इसे भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने सर्वे कराने के आदेश पर रोक लगाई और इसी बीच अधीनस्थ अदालत के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर भेजा गया। इस दौरान शिवलिंग का पता चला और उक्त स्थल को सील कर दिया गया। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप न होने पर सर्वे किया जा रहा और सर्वे का प्रकरण अर्थहीन हो चुका है। तो वही आप देख रहे हैं, कहते हैं ना कि 3000 से ऐसे ज्यादा स्थल हैं जहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच क्या बना हुआ है, आप देखते हैं कि विवाद बना हुआ है। और आप लोगों से कहता हूं ना कि देखिए एक एक्ट आया हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो कुछ भी हुआ है वह भूलना पड़ेगा सभी को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और धर्म के लोग हों। लेकिन 15 अगस्त 1947 की डेट तय की गई थी और कहा गया था कि यहाँ जिस दिन मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है हमेशा मस्जिद रहेगी, कहीं किसी भी स्थल में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। ठीक है, और ये काफी राजनीतिक मुद्दे भी रहते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए।
शहरों में भूजल स्तर जांचने को चाहिए नया सिस्टम। शहरों में भूजल के स्तर को जांचने के लिए अलग प्रणाली की जरूरत है, क्योंकि इनकी परिस्थितियां बाकी जगहों से अलग हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की इस साल की वाटर असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भूजल स्तर का अलग आकलन किया जाना चाहिए। इसमें ये आंध्र प्रदेश में तट से टकराकर आगे बढ़ा मेचोंग तूफान। चकबात मेचोंग मंगलवार को आप देखिए दोपहर 12:30 बजे से 2:30 के बीच 90 से आप देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में तट से टकराकर आगे बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार लैंडफॉल के बाद यह कमजोर पड़ गया है। अब उड़ीसा और पूर्वी तेलंगाना के दक्षिणी जिले में आप देखते हैं करेगा। मुख्यमंत्रियों को लेकर भाजपा का मंथन, हिट नहीं फिट चेहरों की तलाश है। कांग्रेस के रेवंत होंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री। अभी आपने देखा है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे ना, तो उन्हीं में मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है ना। तो एक बार तेलंगाना को देख लीजिए। तेलंगाना को आप सभी जानते हैं कि 2 जून 2014 में राज्य बनाया गया था। देखिए आंध्र प्रदेश से अलग करके। हैदराबाद इसकी राजधानी, इसकी सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 119 सीटें यहां देखने को मिलेगी। राज्यसभा में आपको 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें और विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। ये आप लोग जरूर याद रखिए तेलंगाना। और देखिए चीफ मिनिस्टर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अब विधायकों के जरिए ही उनमें से एक को चुना जाएगा। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि अगर वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तब भी वो आप देखें चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य रहता है। ये आप लोग याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 164 को आप लोग पढ़िए। क्या कहा गया इसमें प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि लड़ाई भी होती रहती है दोनों में। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्यागपत्र करना होगा, ये कहा गया है। ठीक है। और मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जबकि विधानसभा में बहुमत हो उसके पास। ठीक है। और यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देगा। चंद्रयान 3 को प्रोपल्सन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में लौटा। चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में लौट आया है। विक्रम लैंडर पर हॉप टेस्ट में मिली सफलता के बाद यह एक और बड़ी उपलब्धि है। इस प्रयोग से भारत ने न केवल नए मिशन को लॉन्च करने बल्कि उन्हें वापस लाने की क्षमता भी प्रदर्शित की है। इसरो बताया कि प्रोपल्सन मॉड्यूल पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। और देखिए अगर हम बात करें किसकी, इसरो की, तो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये सेंसेक्स ने फिर बनाया रिकॉर्ड, 69,000 के पास पहुंच चुका है। और ये आप देखिए एक जयपुर में घटना हुई, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। क्षेत्रीय दिग्गजों के नहीं आने से टली INDI की बैठक। यह कहने का मतलब किसकी बात हो रही है? जो विपक्षियों का गठबंधन बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो उसी में आप देखते हैं कि इनकी एकता में कुछ दरार आ रही होगी। 6 तारीख को होनी थी ना, तो उसमें आप देखते हैं टल गई है वो बैठक। मैंने आप लोगों से कहा भी है कि बड़ा मुश्किल है इनकी गठबंधन होना। हाँ, अगर गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को नुकसान होगा, स्वाभाविक सी बात है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं ये आपकी, ये भी देख लिया करिएगा। EWS कोटे में स्कूलों में प्रवेश के लिए आय सीमा 5 लाख तक बढ़ाएं। हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को निर्देश, आप देखेंगे। और माता पिता द्वारा आय की स्वघोषणा की व्यवस्था को तुरंत खत्म करें, ये कहा जा रहा है। ये आप देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में DU देश में अव्वल है। 56 भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग में शामिल है, आप देखेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद IIT बॉम्बे व मद्रास का स्थगन। वैश्विक स्तर पर टोरंटो विश्वविद्यालय को मिली पहचान, इसमें आप देखेंगे।
अस्पताल विद्यालयों की इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट किया जाए, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आप देखते हैं ये भी। संस्कृत हमारी संस्कृति की पहचान व देश की प्रगति का रही है आधार, मुर्मू कह रही हैं, हमारी राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं। पत्नी कमा रही है तो भी पति को गुजारा भत्ता देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, कोर्ट कह रहा है। कहा भरण पोषण करने का पति का दायित्व पत्नी की तुलना में अधिक है। इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं आजकल। आतंकवाद से निपटने में भारत और केन्या बढ़ाएंगे आपसी सहयोग, ये मोदी साहब कह रहे हैं। केन्या के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद हुआ है साझा बयान। केन्या के राष्ट्रपति रूतो बोले हमारे बीच आपसी मुद्दे पर हुई है बातचीत है। आप देखेंगे सरकार ने 2024 के लिए जारी की हज नीति, ईरानी कह रही है हमारी। और बाकी आप देखिए प्रश्नोत्तर, इसमें बैंकों ने 5 वर्षों में 10.57 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं। देश की पुलिस बलों में लगभग 11.75% महिलाएं हैं, राय साहब कह रहे हैं। नित्यानंद राय, जजों की नियुक्ति संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई बाद वाद सूची से हटाने का आरोप। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बड़ी विचित्र स्थिति है। जस्टिस कौल बोले मैंने डिलीट नहीं किया, कुछ अनकहा छोड़ना चाहिए। और यूपीए के जमाने में फोन बैंकिंग से आपात लोगों को दिलवाया गया लोन। बैंकों के एनपीए पर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर करारा ये जवाब। यूपीए यानी कि कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी ना, उसी की कहते हैं ये बात। पहले भारत की 2% विकास दर को हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। त्रिवेदी कह रहे अर्थव्यवस्था पर चर्चा के दौरान भाजपा सदस्य ने कांग्रेस को दिया करारा जवाब। ये मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस सांसद चिदम्बरम ने राज्यसभा में बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा उठाया। चल रही है संसद का सत्र तो होगा ही ये सब। भारत ने पिछले साल कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधा रहा। अमेरिकी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में पहले स्थान पर। पिछले साल 31% कार्बन उत्सर्जन के साथ चीन रहा था पहले स्थान पर। इसमें गुजरात की 2 महिलाओं ने पेश किए जलवायु परिवर्तन से निपटने के पारंपरिक समाधान। एक वैश्विक जलवायु में सम्मेलन में गुजरात में 2 महिलाओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के पारंपरिक समाधान पेश किए। संगीता बेन राठौर और जसमती बेन जेठाबाई परमार जो व्यवहारिक समाधान पेश किया हुआ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूम मचा रहे हैं और अपने पारंपरिक ज्ञान के बलबूते हुए वे नीम की पत्तियां और गौमूत्र का इस्तेमाल कर जैविक खाद एवं कीटनाशक बना रही हैं। और इससे आप देखिए रासायनिक खाद का एक सतत विकल्प मिला है। इन दोनों ने आप देखिए अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से भी अपने विचार साझा किए। जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय महिला कामगारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला इन्होंने। चलिए देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का पीएम करेंगे अब उद्घाटन, ये भी देखेंगे। अब आप देखें ये राजनीति की खबरें हो रही हैं। अब चुनाव हार चुके तो कुछ ईवीएम पर फोड़ेंगे दोस्त, कुछ आप देखते हैं कि कुछ पर फोड़ेंगे। सब बातें होती रहती हैं। ये इस तरह के कार्यकर्ता होते हैं, आदि मूछ मुड़वादी। सब राजनीति की बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। श्री राम से जुड़े पर्वों पर अवकाश घोषित करने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, आप सभी जानते हैं। इच्छावनी बना श्री कृष्ण जन्म स्थान, शांति भंग की आशंका में 107 पाबंद। 6 दिसंबर को दीपदान और जलाभिषेक की घोषणा के बाद प्रशासन सतर्क है। यहाँ भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है। ईदगाह मस्जिद है ना, उसी का विवाद चल रहा है यहाँ भी। ये सब आप देखते हैं कि चलते रहते हैं। 7 दिसंबर से होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस 7 से 24 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। 17 दिसंबर को उपराष्ट्रपति गीता यज्ञ व पूजन से करेंगे विधिवत आगाज। आप देखेंगे अविवाहिता की सरोगेसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को किया तलब। सरोगेसी के जरिए मां बनने के कानून के प्रावधानों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च
अदालत ने जताई सहमति, इसमें आप देखेंगे किराए की कोख कहते हैं ना, उसी को आप देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मांगे असम में प्रवासियों को दी गई नागरिकता के आंकड़े। नागरिकता कानून की धारा 6(1) की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। एक बार असम को चलिए, ये आप देखेंगे असम, आपको देखने, ये हमारा भारत है, इसमें असम ये है, दिसपुर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप देखिए कि पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश, 2 देशों से लगती है। 21 जनवरी 1972 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, विभाजन हुआ था इसमें, देखिए माफ करिए, और दूसरे राज्यों का गठन हुआ था, ठीक है। और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हो गई थी। 126 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें, 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जरूर याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल से आपदा में जीवन बचाना होगा सुगम। वेंटिलेटर व MRI की सुविधा संग 200 लोगों के उपचार की क्षमता 40 मिनट में होगा तैयार। अन्य देशों को भी मिलेगा इसका फायदा। ये आप देखिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है, ये है आपका संपादकीय पाठ। यहाँ आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, हर जगह आपको मदद मिलती है। यहाँ से हमारी विरासत को मिटाता पाकिस्तान, ये आप देखिए, भारतीय मंदिर भारतीय ज्ञान, उपासना और शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं और हिंदू परंपरा में मंदिर प्रिय और श्रेय भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में शारदा पीठ की दीवार तोड़ी गई है, हिंदू आहत हैं। शारदा पीठ उपास्य एवं इतिहास सिद्ध है। पाकिस्तान ने इसी पर सेना के लिए काफ़ी हाउस बनाया हुआ है। और आप देखते हैं कि भारत के दारा सिको फाउंडेशन ने यूनेस्को को शिकायत पत्र लिखा है। मंदिर यूनेस्को की संरक्षण सूची में है और पाकिस्तान ने इस हिंदू सांस्कृतिक विरासत को जानबूझकर निशाना बनाया है। शंकराचार्य ने भी यहाँ उपासना की है। स्थानीय विद्वानों ने शंकराचार्य से न्याय दर्शन, सांख्य, बौद्ध एवं जैन दर्शन पर चर्चा की है। दार्शनिक रामानुजन आचार्य भी शारदा पीठ गए थे। पाकिस्तान में मंदिर ढहाने की यह पहली घटना नहीं है। विभाजन के बाद आप देखिए हिंदू संस्कृति और दर्शन के अनेक केंद्र पाकिस्तान हो गए थे। ऋग्वेद की प्रसिद्ध नदी सिंधु भी पाकिस्तान हो गई। पाकिस्तानी हिस्से में सैकड़ों हिंदू मंदिर भी चले गए, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। लारकाना मंदिर पर 2014 में हमला हुआ, फिर 2019 में अनेक मंदिरों पर हमले हुए, मूर्तियां गायब हो गईं। तब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी और 2021 में खैबर पख्तूनख्वा के मंदिरों में आप देखिए तोड़फोड़ हुई। एक मौलाना मोहम्मद शरीफ ने उपासना स्थल पर के गिराए जाने का को पवित्र फर्ज बताया था और हिंदू आस्था केंद्रों मंदिरों के ध्वस्तीकरण को फर्ज बताना अपमानजनक है। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे जब बंटवारा हुआ तो वहाँ लोग चले गए, वहाँ मंदिर रह भी गए। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के पालन का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू उत्पीड़न के शिकार हैं, जो जबरदस्ती का मतांतरण है। हिंदू लड़कियों और महिलाओं को पकड़कर जबरदस्ती बयान दिलाए जाते हैं कि वे अपनी राजामंदी से हिंदू धर्म छोड़ रही हैं। इस निंदा कानून भी अल्पसंख्यक उत्पीड़क है। फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं। विभाजन के समय पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, अब 22 बचे हुए हैं। इस प्रकार हिंदू आबादी भी घट रही है। आखिर हिंदू परिवार कहाँ चले गए हैं? क्या वे किसी दूसरे देश में पलायन कर गए हैं? क्या उन्हें जबरन मतांतरित कराया गया है? मंदिरों को किसने ध्वस्त किया है? क्यों? और हिंदू उत्पीड़न के प्रश्न पर दुनिया के किसी भी देश ने सहानुभूति प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है? शारदा को कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शारदा पीठ की अपनी लिपि थी जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में होता था। कहा जाता था कि यह पश्चिमी ब्राह्मी लिपि में 9वीं शताब्दी में विकसित हुई और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 13वीं सदी तक इसका प्रयोग बताया जाता है। इतिहासकार अलबर्नी ने भारत यात्रा के वर्णन में सिद्ध मात्रिक नाम से इसका उल्लेख किया। शारदा वर्णमाला ओम स्वस्तिक सिद्धम से आरंभ होती है। हिंदू ज्ञान परंपरा और अनुसंधान में तक्षशिला, विक्रमशिला और शारदा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित रहे हैं। नालंदा विश्व प्रसिद्ध था। विश्वविद्यालय में वेद, तर्कशास्त्र और चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों ने इन
विश्वविद्यालयों को नष्ट किया और नालंदा में तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने आग लगवाई थी। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक था और इसे भी हमलावरों ने नष्ट कर दिया था। तर्क शास्त्र के लेखक कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे और विश्व के पहले व्याकरणकर्ता अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी का क्षेत्र भी आप देखते हैं यही है। कात्यायन ने इसी क्षेत्र में वार्तिक की रचना की और आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता भी इसी भूभाग में लिखा गया था। यह क्षेत्र भी अपाकिस्तानी है। संस्कृति, दर्शन और ज्ञान भौगोलिक सीमा में नहीं बांटे जा सकते। दुर्भाग्य से आप देखिए भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैज्ञानिक शोध के लिए चर्चित क्षेत्र अब पाकिस्तान में है और वैदिक हिंदू संस्कृति और दर्शन के विकास का भू क्षेत्र ध्यान देने योग्य है। ऋग्वेद में प्रवाहमान सिंधु नदी भारत के मन को सहलाती नहलाती थी। वैदिक पूर्वजों का सप्त सिंधु प्रेम चर्चित है और ऋग्वेद में उल्लेख है कि इंद्रदेव ने सप्त सिंधु में जल प्रभावित किया, सूर्य ने सप्त सिंधु को प्रकाश से भर दिया। मैकडनल और कीथ ने लिखा है कि यह एक सुनिश्चित देश का नाम है। फुसालकर ने नदियों के नामों के आधार पर वैदिक राष्ट्रों का रूपरेखा कल्पित की और इसमें आप देखिए अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमोत्तर सीमांत, कश्मीर तथा सरयू तक का पूर्वी भारत है। इस भू क्षेत्र की नदियां अब पाकिस्तानी हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब, सतलज, सिंधु और सरस्वती की अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में है। सिंधु क्षेत्र का यह भूभाग वैदिक ज्ञान, विज्ञान और काव्य सृजन की भूमि रहा है। सिंधु सभ्यता प्राचीन वैदिक सभ्यता का विकास है। जम्मू कश्मीर के इसी क्षेत्र में पितृभिज्ञा दर्शन का जन्म और विकास हुआ है और यहाँ आप देखिए पिपलाद ऋषि का आश्रम था। भारत के कोने कोने से आए 6 जिज्ञासुओं ने पिपलाद से प्रश्न पूछे थे और इन्हीं प्रश्नोत्तर का संकलन प्रश्नोपनिषद है। और पाकिस्तान ऐसे सांस्कृतिक केंद्रों पर गर्व नहीं करता है जबकि कायदे से उसे गर्व करना चाहिए। उसकी नीति ही हिंदुओं और हिंदू प्रतीकों को नष्ट करने की है। यह घोषित इस्लामी राष्ट्र है और कहने को यह सभी नागरिकों को कानून एवं सरकारी नियमों के अधीन धर्म पालन और प्रचार का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तानी संविधान के अनुसार सभी कानूनन सुन्नत पर आधारित इस्लाम के आदेशों के अनुरूप है। संविधान गैर मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकार सीमित करता है। खेदजनक है कि मंदिर ध्वंस और हिंदू उत्पीड़न अंतर्राष्ट्रीय चिंता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र को अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मंदिर ध्वंस की कार्रवाई का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। शारदा पीठ का मामला यूनेस्को द्वारा घोषित संरक्षित विरासत को नष्ट करने का भी है। यूनेस्को को कार्रवाई करनी चाहिए। यह स्थिति दुनिया के सभी हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारभाग दत्तात्रेय होसवाले ने उचित ही कहा है कि समाज के समक्ष विद्यमान चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व स्तर पर हिंदू संगठनों की मजबूती अपरिहार्य है। सभी हिंदू संगठनों के मध्य सतत संवाद और समन्वय की आवश्यकता है। यहाँ एक तो आप देखते हैं यूएन की बात हुई तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एक आपका यूनेस्को की बात हुई है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस, फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। एक आरएसएस की बात हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और ये आपको नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा लिखा गया है, हृदय नारायण दीक्षित साहब के द्वारा। रेवड़ियां और जन कल्याणकारी योजनाएं, सभी दल समझें कि जितनी जरूरी जन कल्याण की योजनाएं हैं उतनी ही विकास की योजनाएं भी। 5 राज्यों में आप देखिए कि चुनाव नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों में आप देखिए लोक लुभावन योजनाओं की कितनी भूमिका रही, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हर दल ने इस तरह की घोषणाएं की थी। राजनीतिक दलों ने अपनी ऐसी घोषणाओं को जन कल्याण की योजना कहा तो विरोधी दलों की ऐसी ही घोषणाओं को रेवड़ी बताया गया। एक तथ्य यह भी है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में किसी दल की मुफ्त की घोषणाओं पर तो जनता ने भरोसा किया, लेकिन अन्य दलों की ऐसी ही घोषणाओं पर यकीन करने से इनकार किया। इसका एक उदाहरण पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। कांग्रेस ने जोर शोर से यह घोषणा की कि यदि वह सत्ता में आई तो सर्वाधिक गरीब 20% परिवारों को प्रति वर्ष 72,000 रुपये देगी, लेकिन लोगों ने इस आकर्षक घोषणा पर भरोसा नहीं किया था, क्योंकि एक तो इसके आसार कम थे और कांग्रेस केंद्र की सत्ता हासिल करने में सफल हो जाएगी, तो और दूसरे कांग्रेस की सरकारों का इस तरह का योजनाओं को लागू करने का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। और सभी इससे परिचित हैं कि एक समय राजीव गांधी ने कहा था कि यदि हम जरूरतमंद लोगों को 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें 15 पैसे ही उन तक पहुंच पाते हैं। देश की जनता ने 20% सबसे ज़्यादा गरीब परिवारों को 72,000 रुपये सालाना देने की कांग्रेस के लोक लुभावनवाद घोषणा
कि बजाय मोदी सरकार की गरीब किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देने की घोषणा पर अधिक यकीन किया था। और आप देखिए, इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि मोदी सरकार ने शौचालय, रसोई गैस, आवास समेत कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से किया ना। लोक लुभावन घोषणाएं तभी काम करती हैं जब जनता को यह भरोसा है कि ऐसी घोषणाएं करने वाला दल चुनाव जीतने में समर्थ होगा। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोक लुभावन घोषणाएं करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके जीतने की कोई संभावना न होने के कारण जनता ने उन पर ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल ने इन तीनों राज्यों में आप देखिए 205 प्रत्याशी खड़े किए थे, इन सभी को भारी बहुमत से पराजय का सामना करना पड़ा। चूंकि कुछ समय पहले पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावना थी, इसलिए आप देखिए वहां उसकी ओर से की गई लोक लुभावन घोषणाओं ने असर दिखाया और वह बड़े बहुमत से सत्ता में आ गई। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल मुक्त की घोषणाओं के कारण आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की है। पंजाब में आप देखते हैं उसकी जीत का एक बड़ा कारण यह भी था कि वहाँ की जनता कांग्रेस और अकाली दल दोनों से आजिज आ गई थी। भाजपा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी। यही कुछ कहानी तेलंगाना की भी है। और यह कहना सही नहीं कि तेलंगाना में कांग्रेस केवल इसलिए सत्ता में आई क्योंकि उसने मुक्त की तमाम घोषणाएं कर रखी हैं। और उसके सत्ता में आने का एक बड़ा कारण यह है कि तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को हटाना चाहते थे। उन्हें की विकल्प के रूप में कांग्रेस दिखी, ना कि भाजपा एक समय केसीआर का मुकाबला करती और बीआरएस का विकल्प बनती दिख रही थी, लेकिन उसके नेताओं की गुटबाजी ने उसका काम बिगाड़ दिया। चुनाव के पहले यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा कितना भी जोर लगा ले, तेलंगाना की सत्ता में नहीं आने जा रही है। ये भी आपको देखने को मिलता है। और इसके पीछे विपरीत कांग्रेस की संभावनाएं तभी बढ़ गई जब कुछ समय पहले उसने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में जीत हासिल की। शायद इसी कारण आप देखिए केसीआर ने यह साफ कर दिया था कि वह ना तो एनडीए का हिस्सा बनेंगे और ना ही INDIA का। और जब यह परिभाषित नहीं होता है कि कौन सी योजना रेवड़ी है, मुक्त या फिर मुक्तखोरी को बढ़ावा देने वाली है और कौन जन कल्याणकारी है, तब तक लोक लुभावन घोषणाओं का सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है। देश की औसत जनता इतनी जागरूक नहीं है कि वह यह फैसला कर सके कि कौन सी लोक लुभावन घोषणाएं उसका हित या अहित करने और साथ ही अर्थव्यवस्था को बल देने या फिर उसका बेड़ा गर्क करने वाली है। निसंदेह निर्धन वंचित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, उनकी आय बढ़ाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है। लेकिन इसी के आप देखते हैं लेकिन इसी के साथ इस पर भी विचार करना आवश्यक है कि इस तरह की योजनाएं वांछित परिणाम दे रही हैं या नहीं। यदि कोई योजना उत्पादक नहीं सिद्ध हो रही है या फिर लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में सहायक नहीं बन रही है, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, उचित पर विचार होना चाहिए। आप देखिए इसलिए और भी कुछ, क्योंकि कुछ योजनाएं मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। इतना ही नहीं, बेगरीबों को और गरीब बनाए रखने का काम कर रही हैं। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जितना जरूरी जल कल्याण की योजनाएं उतनी ही विकास की योजनाएं हैं। यदि विकास की योजनाओं को गति नहीं दी गई, लोगों को मुफ्त बिजली, पानी, राशन आदि के अच्छे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, परिवहन के साधन और रोजगार भी चाहिए। ये रेवड़ियां बांटने से नहीं, विकास योजनाओं पर बल देने से ही संभव है। चूंकि लोक लुभावन घोषणाओं करना जितना आसान होता है, उसे खत्म करना उतना ही कठिन, इसलिए किसी को इसका आकलन करना ही चाहिए। मनरेगा सरीकी योजनाएं कब तक जारी रखनी पड़ेगी या फिर 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज कब तक देना पड़ेगा। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये राजीव सचान है इनका नाम। यहाँ भी एक कॉलम रहता है, ये भी देख लिया करेगा। सडुर में जीवन में अभिष्ट की प्राप्ति हेतु उसे अपना समय, ऊर्जा और प्रयास सार्थक दिशा में लगाना चाहिए। ऐसे में आवश्यक है कि हम गलत दिशा में जाने से बचें। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग। ये आप देखें, कांग्रेस को झटका, जो विपक्षी गठबंधनों की बैठक नहीं हो रही ना, तो उसी को। बदहाल जन औषधि केंद्र। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखकर खोले गए जन औषधि केंद्रों की पंजाब में खराब स्थिति बहुत ही दुर्भाग्य की है। अब महिलाएं बनेंगी ड्रोन पायलट। ये बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है और इसके तहत केंद्र सरकार अगले 4 वर्षों में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मुहैया कराएंगी। इससे महिलाएं हर साल कम से कम 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगी। हाल के वर्षों में कृषि पद्धतियों में ड्रोन के एकीकरण के साथ कृषि परिदृश्य में एक तकनीकी क्रांति देखी गई है। ड्रोन ने खेती में दक्षता और सटीकता के एक नए युग की शुरुआत की है। उच्च क्षमता वाले कैमरों और सेंसरों से सुसज्जित यह हवाई उपकरण किसानों
को फसल, मिट्टी की स्थिति और सिंचाई आवश्यकताओं पर रियल टाइम डाटा प्रदान कर सकते हैं। कृषि भूमि के विशाल विस्तार की निगरानी कर सकते हैं, जिससे आप देखिए अत्यधिक कीटनाशक और उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। इससे किसानों की लागत कम होगी और कृषि में ड्रोन को अपनाने में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना जरूरी है। ड्रोन के कृषि उपयोग में महिलाओं का एकीकरण न केवल लैंगिक समावेशिता का मामला है, बल्कि आधुनिक खेती की बदलती गतिशीलता के लिए एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया भी है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता अनुकूल हो जाती है, यह महिलाओं के लिए कृषि क्षेत्र में अपने कौशल और अंतर्दृष्टि का योगदान करने के अवसर खोलती है। यह न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि कृषक समुदाय के सामने आने वाले जटिल चुनौतियों से निपटने के दृष्टिकोण में भी विविधता लाता है। कृषि में महिलाओं की भूमिका ड्रोन प्रौद्योगिकी परिचालन से भी आगे तक फैली हुई है। कृषि व्यवसाय, स्टार्टअप, कृषि नवाचार पर केंद्रित अनुसंधान संस्थानों में महिलाएं तेजी से नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। उनके अद्वितीय दृष्टिकोण और अनुभव ड्रोन आधारित समाधानों के विकास और कार्यान्वयन में एक नया आयाम ला रहे हैं, और जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये प्रौद्योगिकियां न केवल प्रभावी बल्कि विविध आवश्यकताओं परिस्थितियों पर भी विचार करती हैं। और निसंदेह ड्रोन की कृषि में उपयोग स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही इस तकनीकी परिदृश्य में महिलाओं का एकीकरण पारंपरिक लैंगिक बाधाओं को भी तोड़ सकता है और अधिक समावेशी और लचीला कृषि क्षेत्र बना रहे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मिसाल कायम करेगी। ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और लोगों का सम्मान भी प्राप्त करेंगी। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते, टिप्पणियां लिखी जाती हैं। भारत में भी छोटे देशों की आवाज। खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इन दिनों विश्व के 70,000 जलवायु कार्यकर्ता, राजनयिक एवं प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष धरती पर छाए पर्यावरणीय संकट के समाधानों पर मंथन कर रहे हैं। 1995 में जर्मनी के बर्लिन से शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र का पहला जलवायु सम्मेलन अब 28वें पड़ाव पर पहुंच चुका है। यह सम्मेलन 12 दिसंबर तक चलेगा। उम्मीद है कि इससे जलवायु संकट का कोई कारगर हल निकलेगा। देखते हैं क्या होता है। पृथ्वी का स्वास्थ्य कार्ड बनेगा ग्रीन कैडेट, यह भी कहा जा रहा है। यहाँ तंज कसा जाता है लोकतांत्रिक ऊंट की करवट। ये उद्योगों को पहाड़ चढ़ाने की चुनौती। आप देखिए उत्तराखंड की बात हुई। घरेलू प्रदूषण का बढ़ता खतरा। घरेलू स्तर पर पैदा हो रहे वायु प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि इसके दुष्प्रभाव के प्रति भी उनको जानकारी रहे और उनके बचाव के लिए कदम उठाए सकें। देखिए घुटती हुई वायु के कारण आप देखिए लाखों लोगों की डेथ भी होती है, लेकिन हम लोग इससे ये संघ इंडस्ट्रीज में अदानी समूह ने 54% हिस्सेदारी खरीदी। एक क्रिप्टो बाजार का पूंजीकरण $1.5 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। विप्रो कंज्यूमर ने वीवी ऐप से 3 साबुन ब्रांड खरीदे हैं। दोपहिया सेवा प्रदाता रैपिडो ने कैब सेवा क्षेत्र में रखा कदम। अब NSE इमर्ज का पूंजीकरण 1 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। 2030 तक तीसरी बड़ी आर्थिकी होगा भारत। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने आर्थिक गतिविधियों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए लगाया अनुमान 2027-28 तक तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। सुशील मोदी साहब करें। मोडीज ने चीन का आउटलुक नकारात्मक किया। इसमें भारत में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की भी क्षमता है, भी कहा जा रहा है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियां 1 साल के निचले स्तर पर हैं। नए ऑर्डर की गति धीमी रहने और मैन्युफैक्चरिंग में पर्याप्त विस्तार नहीं होना रही बड़ी वजह। सर्विसेज इंडेक्स अक्टूबर के 58.4 गिरकर नवंबर में 56.9 पर आया। सकारात्मक दृष्टिकोण बरकरार है इसमें। चलिए ये भी आप लोग देखेंगे। यूपी कौशल विकास मिशन खुद शुरू कर सकेगा कोर्स, देंगे डिग्री, ये भी आप देखेंगे। पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी रोड़े की मौत। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पाकिस्तान वाले हिस्से में जो पंजाब का हिस्सा चला गया, और पंजाब में जिसमें आप देखिए कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी बता देते हैं, हरियाणा का भी बता देते हैं, राजस्थान का बता देते हैं, इसे मिलाकर अलग एक खालिस्तान देश बनाने की मांग होती रही थी ना, तो उसी को आप लोग खालिस्तानी देश भी कहते हैं। बाकी आप देख रहे हैं दुनिया में उठापटक चल ही रही है। भारत पर दबाव बनाने को चीन आयोजित करेगा दूसरा हिंद महासागर क्षेत्र फोरम। पहली बैठक से दूर रहा मालदीव, इस बार होगा शामिल। इसमें मालदीव में भी सत्ता बदल चुकी है। अमेरिका के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार ने भारत से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। ICET हिंद प्रशांत पन्नू व पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी वार्ता हुई। दिल्ली में विभिन्न मुद्दों पर हुई बातचीत पर व्हाइट हाउस ने जताया संतोष।
ग्रीन कार्ड बैकलॉग कम करने को अमेरिकी सदन में विधेयक पेश हुआ। बिल पेश करने वालों में भारतीय मूल को 2 अमेरिकी सांसद शामिल हुए। कानून बनने से दशकों से इंतजार कर रहे हजारों भारतीयों को मिलेगा इसका लाभ। ये भी आप देखेंगे। विश्व शांति में भारतीय सैनिकों ने दिया है सर्वोच्च बलिदान, यूएन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। निशानेबाज राजेश्वरी और विवान कपूर ने जीता ट्रायल। पेरिस ओलंपिक की कोटा धारक राजेश्वरी कुमारी ने मंगलवार को यहां महिला ट्रैप में राष्ट्रीय चैन ट्रायल 1 जीता है। अश्विनी तनिषा की जोड़ी रैंकिंग में 28वें स्थान पर। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों की बात हो रही है। न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगा बांग्लादेश। जैसा स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुए। ये आप देखते हैं होम मिनिस्टर साहब के बेटे हैं। फाइल निशा आकांक्षा ने जीते स्वर्ण। भारत को कुल 17 पदक मिले। युवा मुक्केबाज पायल निशा और आकांक्षा ने मंगलवार को यहां दबदबे वाला प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतने, जिसमें भारत ने आर्मेनिया के एरेवान में आईबी जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अभियान में अंक कर 17 पदक अपने नाम किए हैं। भारतीय महिलाओं का इंग्लैंड से पहला T20 मैच आज। महिलाएं भी का होता है ना, उन्हीं की बात हो रही। स्मिथ की शतक से फाइनल में पहुंचा अर्बनाइजर्स हैदराबाद। WFI चुनाव की घोषणा शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ की। इन पर आप देखते हैं इनके जो इससे पहले अध्यक्ष थे ना, उन पर आप देखते हैं बहुत सारे आरोप लगे थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था एक तरह से। अरिजीत सिंह की हैट्रिक से भारत ने दक्षिण कोरिया को दी पटकनी। जूनियर हॉकी विश्व कप की बात हो रही है। मानसिक सेहत को रखें सही। मानसिक सेहत ठीक है, आपका दिमाग की मजबूती है, तो याद रखिए आप कुछ भी कर सकते हैं। डुओलिंगो ने से विश्व में 84 लाख लोगों ने हिंदी सीखना शुरू किया है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। खगोलविदों ने पृथ्वी से सबसे दूर सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज की। 2017 में आज ही के दिन कई देशों के खगोलविदों ने मिलकर पृथ्वी के से सबसे अधिक दूर पर स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज की थी। यह पृथ्वी से आप देखिए 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इसका द्रव्यमान सूर्य से करीब 80 करोड़ गुना अधिक है। इस खोज का वर्णन नेचर पत्रिका में विस्तार से किया गया था। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद देश के रूप में मान्यता दी। 1971 में आज ही दिन भारत ने बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 16 दिसंबर 1971 में इसकी आज़ादी के तुरंत बाद भारत ने देश के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। 6 दिसंबर को भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आप देखिए बांग्लादेश है। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी ना जब ये आज़ाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। प्रथम श्रेणी में 3 बार 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं जडेजा। भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक रविंद्र जडेजा का जन्म 1988 में आज ही के दिन गुजरात के जामनगर में हुआ था। 2006-07 में सत्र में अपना पहला प्रथम श्रेणी मैच खेला। 2006 में अंडर 19 विश्व कप टीम में जगह बनाई। जडेजा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 3 बार 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। रणजी ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद 2009 में वनडे टीम में जगह बनाई। 2013 के चैंपियन ट्रॉफी में 5 मैचों में 12 विकेट हासिल कर गोल्डन बॉल विजेता बने। 2012 में आप देखिए भारत के टेस्ट में पदार्पण किया इन्होंने। सिगरेट से होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना भारी। हर साल वैश्विक स्तर पर खर्च होते हैं 26 अरब डॉलर। कचरा फैलाने में आप देखिए 20% योगदान चीन का है। ग्लोबल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इन टोबैको कंट्रोल के अध्ययन में बताया गया है। शोध पत्रिका टोबैको कंट्रोल में हुआ है विकासित। 30 करोड़ लोग धूमपान पान करते हैं और चीन में जो वैश्विक आंकड़ों का 1/3 हिस्सा है। 1.3 अरब तंबाकू उपयोगकर्ता में से लगभग 80% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। 80 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, जिससे अनुमानित 13 लाख ऐसे लोग हैं जो धूमपान नहीं करते हैं। 10 लाख इससे ज़्यादा लोग तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों से मरते हैं चीन में। फिर भी आप देखते हैं उस पर चेतावनी लिखी रहती, फिर भी खाते हैं लोग। रेत की भूल भुलैया। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में मियामी आर्ट वीक 2023 के दौरान आर्टिस्ट सेबेस्टियन एराजो द्वारा एक मेज जर्मी। चलिए, फास्ट फूड व मीट से बढ़ता है अल्जाइमर का जोखिम, फिर भी फास्ट फूड का चलन है। वांगुनु के जंगलों में मिला लुप्त प्राय बविशाल
का चूहा। ये आप देखिए, सोलोमन द्वीपों में एक वानगुनू के मूल निवासियों का कहना था कि नारियल चबाने वाला लुप्तप्राय विशालकाय चूहा अभी भी जंगल में पेड़ों के बीच रहता है। हालांकि पहले किसी के द्वारा इसका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था। हाल ही में पता चला कि वानगुनू निवासियों की बात सही है। यह अध्ययन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में प्रकाशित हुआ। मेलबर्न विश्वविद्यालय और सोलोमन द्वीप राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने स्थानीय समुदाय की मदद से हाल में ही वानगुनू के इस विशाल चूहे यानी कि यूरोमिस विका की तस्वीर खींची है। दुनिया के सबसे दुर्लभ रोंडर्स किंतको यानी कि सामने दांत वाले स्तनधारी जीवों जैसे चूहे में से एक है। खुद मतदान न करने वाला उम्मीदवार एक मत से हारा। देखिए, चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है, इसीलिए कहते हैं अगर कर देता तो जीत जाता। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, ये भी देख लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो ज़रूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।